नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कपूर इंडस्ट्री के ऑडिटोरियम में अब तक आप लोगों ने सुना कि किस तरह से अनायास सभी और देखकर कड़क आवाज में बोली, क्या गद्दार अपने आप सामने आएगा? क्योंकि जो 10 लोग अफवाह फैला रहे थे या फिर कोई ना कोई परेशानी खड़ी कर रहे थे, उन सबको पैसे दिए गए थे और अननोन नंबर से फोन आया था। और अनाया ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कपूर इंडस्ट्री का हर एम्प्लॉय बहुत अच्छे से एग्जामिन करके रखा गया था, और अगर इनमें से भी कुछ करप्ट लोगों को खोजा गया था तो सीधा सा मतलब है जिस किसी ने भी ये किया है वह कंपनी के अंदर ही है, क्योंकि बाहर के इंसान को लोगों को इतने लंबे वक्त तक एनालाइज करने का वक्त नहीं मिलेगा। इसलिए अनाया सबको एनालाइज कर रही थी। तभी अनाया की नजरें सामने ऊपर किसी इंसान पर गई। अनाया उस इंसान को घूरते हुए बोली, तुम ऊपर आओ। वह शख्स एक 45 साल का इंसान था। देखने में एवरेज था, लेकिन चेहरे से वही ईमानदार लग रहा था। लेकिन किसी ने नोटिस नहीं किया। उसकी आंखों में बेपनाह लालच थी, और भला अनाया जैसी पारखी नजरों से यह कैसे बच पता। अनाया के कहने पर वह इंसान तुरंत ऊपर आया। उसके हिसाब से कुछ भी गड़बड़ नहीं थी। वह सर झुकाकर अनाया को ग्रिड करते हुए बोला, अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया, क्या कुछ काम था? तो अनाया उसे घूरते हुए बोली, तुम कौन से डिपार्टमेंट में हो? तो वह आदमी खुद को अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, अध्यक्ष मैं फॉरेन क्लाइंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम सावन मिश्रा है। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, ओह तो ऐसा है। चलो अब ये भी बता दो कि कंपनी को धोखा क्यों दिया? वही यह सुनकर वह आदमी डर गया। वह इधर उधर देखते हुए बोला, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। आप किसी से भी पूछ सकती है, मैं काफी ईमानदार हूँ। इतना बोलकर वह दूसरे डिपार्टमेंट के मैनेजर की ओर देखने लगा, लेकिन अनाया का खतरनाक अंदाज देखकर कोई भी आगे नहीं आया, न ही किसी ने उसकी साइड ली। अनाया उस इंसान को घूरते हुए शैतानी आवाज में बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पर बेकार बैठी हूँ बिना किसी वजह के? अगर तुम यहाँ नहीं बोलना चाहते तो कहीं और जाकर बोलोगे। इतना बोलकर वह गार्ड से बोली, इसे हिल मेंशन भेज दो और उसके पूरे परिवार को कीमत चुकाने पर मजबूर करो। आखिरकार इसे मिस्टर पटेल के हर एक खून के कतरे का हिसाब देना है। वह इतनी आसानी से नहीं बचेगा। वही यह सुनकर सावन मिश्रा डर से कांपने लगा। उसने इतने साल काम किया था, इतने सारे गलत काम किए थे। हर बार वह अपने दयालु स्वभाव और मासूम चेहरे की वजह से बच जाता था। यहाँ तक कि उसके काम करने का तरीका भी काफी यूनिक था। वह कभी भी खुद को सामने नहीं लाता था। वह सारा काम बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट करता था। इसीलिए उसने कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए खुद कुछ नहीं किया, बस ऐसे लोगों को खोजा जो उसका काम कर दे। अनाया के कहने पर तुरंत 2 गार्ड आगे आए और सावन मिश्रा को घसीटते हुए ले जाने लगे। हर कोई बस यह नज़ारा देख रहा था। अब हॉल में हर तरफ सन्नाटा सा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी अनाया के खिलाफ कुछ भी बोलने की। जाहिर सी बात है, अनाया अब वह इंसान नहीं थी जिनके बारे में वह बकवास कर सकते थे। उन्होंने खुद देख लिया था कि अनाया किस हद तक खतरनाक हो सकती है, और अब वह अनाया के सामने जाने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद अनाया सबकी ओर देखते हुए गहरी आवाज में बोली, अंडरस्को, ठीक है तो यह मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। और आज की सबसे बड़ी अनाउंसमेंट, जब तक मिस्टर पटेल की तबीयत ठीक नहीं होती और वह वापस अपनी पोस्ट नहीं संभालते, तब तक कंपनी को टेम्पररी तौर थोड़े समय के लिए पर मेरी सेक्रेटरी बेला संभालेगी। आज से कंपनी के सारे मामलात यही देखेगी। इतना बोलकर वह बेला को इशारा करती है और खड़ी होते हुए बाहर जाने लगती है। आगे का मोर्चा वह बेला पर छोड़ देती है। बेला थोड़ी देर भाषण देती है और फिर सबकी ओर देखकर बोली, कंपनी में जिन लोगों ने भी परेशानी खड़ी की या फिर जिन भी लोगों ने उन गद्दारों का साथ दिया है कंपनी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए, उन सबको कंपटीशन निकाला जा रहा है और कंपनी के रूल्स को तोड़ने के लिए उन्हें कंपनी को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। बेला की यह बात कुछ लोगों के चेहरे पर डर की लहर दौड़ गई। जाहिर सी बात है, बकवास करने के वक्त उनके पास डर नहीं था। तब वह खुद को राजा भोज समझ रहे थे जो अजय हो और हर कोई उनके आगे झुके। उन्हें कभी नहीं लगा था कि कंपनी में सच में कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, बस यह एक अफवाह थी। उन लोगों को कपूर इंडस्ट्री में रहना बहुत ज्यादा पसंद था। जाहिर सी बात है, यहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा अच्छा था।
यहाँ पर तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, यहाँ तक कि बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और अगर आपके पास काबिलियत है और आप कंपनी को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा पहुँचाते हो या फिर कंपनी के लिए कोई अच्छा डिसीजन ले जो कंपनी को प्रॉफिट दिलाए, तो आपको बहुत अच्छा बोनस भी मिलता था और आपको तरक्की भी मिलती थी। इतनी ज़्यादा फैसिलिटी कोई और कंपनी नहीं देती थी, बस कुछ ही कंपनियां ऐसी थी जहां पर यह सारी सुविधाएं थी, जैसे कि रावत इंडस्ट्री, खुराना इंडस्ट्री, बंसल इंडस्ट्री। लेकिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनके अंदर काम करने के लिए वह लोग क्वालिफाइड नहीं थे। यहाँ पर भी काम करने से पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली थी जो खास कपूर इंडस्ट्री ने उन लोगों को दिलवाई थी। अब वह यहाँ पर काम नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अनाउंसमेंट सुनकर उन सब के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ ही घंटे में पूरी कपूर इंडस्ट्री पहले की तरह काम करने लगी। ज़्यादातर दखलंदा करने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया गया और उनके हाथों में इस्तीफा दे दिया गया। कुछ घंटे में कंपनी को साफ कर दिया, यहाँ तक कि कई सारे नए प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो गया और बेला के इंस्ट्रक्शन पर कई सारी मीटिंग हुई। यहाँ तक कि सभी डिपार्टमेंट के हेड के साथ अनाया ने भी मीटिंग की और उन सबको कई सारे इंस्ट्रक्शन दिए। सब कुछ खत्म करने के बाद अनाया जब घर जा रही थी तब उसे न्यूज़ मिली। न्यूज़ सुनकर अनाया की आंखें सच में कठोर हो गई थी। न्यूज़ कुछ ऐसी थी कि जो लोग सावन मिश्रा को इंटेरोगेशन के लिए ले जा रहे थे उन पर हमला हुआ। हालांकि वह गार्ड की एक ही टीम थी, लेकिन दुश्मन काफी सतर्क था। उन्होंने देखने के लिए गार्ड पर हमला किया और पीछे से स्नाइपर की मदद से सावन मिश्रा को शूट कर दिया और सावन मिश्रा वहीं पर मर गया। अनाया ने यह नहीं सोचा था कि दुश्मन इस हद तक आगे बढ़ेगा। उसने दुश्मन को कमजोर समझ लिया था। यहाँ तक इस बारे में हर्षवर्धन को भी पता चल गया। उसे अनाया के लिए चिंता हो रही थी, इसीलिए वह जैसे ही घर पहुंचा वह सीधे ही अनाया को अपनी बाहों में लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। अनाया को हर्षवर्धन के ऐसे रिएक्शन की आदत सी हो गई थी। जब से वह प्रेग्नेंट हुई थी, हर्षवर्धन उसे अपनी गोद में बिठाना पसंद करते थे और उसके साथ सुकून भरे पल बिताते थे, चाहे फिर वह कितने ही बिजी क्यों ना हो। उसे पता था रात को अक्सर हर्षवर्धन अपने काम की वजह से स्टडी रूम में चला जाता था। शाम को वह सोते तो साथ थे, लेकिन जैसे ही अनाया गहरी नींद में जाती, हर्षवर्धन उसे छोड़कर स्टडी रूम में अपने काम के लिए चला जाता था। वह बस चाहता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अनाया के साथ बिताए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अनाया को भी उसके लिए खेद महसूस हो रहा था। अगले दिन सुबह सुबह हर्षवर्धन और अनाया अपने वक्त पर उठे। अब उन दोनों का रूटीन बदल चुका था। जहां पहले वह दोनों एक्सरसाइज करते थे, रनिंग करते थे, अब वह दोनों सुबह सुबह थोड़ी देर टहलते हैं। उसके बाद वह लोग जिम में जाते हैं। जहां पर हर्षवर्धन हैवी जिम करता है, वहीं अनाया शांत थी कि उसकी प्रेगनेंसी में जुड़वा है और वह बच्चों को हेल्दी रखने के लिए एक खास स्ट्रीम फॉर्मेट फॉलो करती थी। वह भी बहुत ज़्यादा रिसर्च के बाद उसने खुद प्रिपेयर किया था। उसके बाद वह लोग हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद दवाएं लेते हैं। जैसे ही वह लोग घर में बैठे, वहां पर एक गार्ड अंदर आया। वह सर झुकाकर बोला, जोर बॉस, वह एक डिलीवरी ट्रक आया है। उनका कहना है कि वह मैडम के लिए कुछ पार्सल लेकर आया है। ये सुनकर अनाया बोली, क्या नाम बताया उसने? वह मैडम, उन्होंने अपना नाम चाली बताया है। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। थोड़ी ही देर में कई सारे लोग अंदर आने लगे। उन सब के हाथों में बड़े बड़े बॉक्स थे। उसके आगे काफी यूनिक तरह की स्टाइलिश कपड़े पहने हुए एक लड़का खड़ा था। वह लड़का सीधे ही अंदर आया और तुरंत अनाया के पास गया। उसके हाथों को पकड़ते हुए किस करते हुए बोला, बॉस आप कैसी हो? काफी वक्त हो गया आपसे मिले हुए। ये सुनकर अनाया उसे घूरते हुए बोली, तारांकन चाली, तुम अभी भी नहीं बदले। कितनी बार कहा है फ्लर्ट करना बंद करो, और तुमने आने से पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? ये सुनकर चाली मुंह फुलाते हुए कहा, क्योंकि मैं आपके हस्बैंड से मिलना चाहता था। आपने पिछली बार भी मुझसे कहा था कि आप मुझसे अपने पति से मिलवाएंगे, लेकिन अपने नहीं मिलवाया। ये सुनकर अनाया बोली, ठीक है तो अब के? इतना बोलकर वह हर्षवर्धन की ओर इशारा करते हुए बोली, तारांकन इनसे मिलो, यह मेरे हस्बैंड हर्षवर्धन रावत। फिर वह हर्षवर्धन से बोली, अंडस्को हर्ष, इसका नाम चाली है। हर्षवर्धन भी उसकी एक्साइटमेंट देख सकता था। जहां थोड़ी देर पहले उसकी आंखें छोटी हो गई थी क्योंकि चाली ने अनाया के हाथ को किस किया था, लेकिन चाली की हरकत देखकर वह समझ गया कि उसकी बीवी के लिए चाली की कोई गलत ख्याल नहीं है। लेकिन फिर भी वह अपने जलन नहीं छुपा पा रहा था।
उसने चाली के साथ हाथ मिलाया और कुछ ज्यादा ही जोर लगाते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम हर्षवर्धन है। ये सुनकर चाली अपना हाथ खींचते हुए दर्द से हिलाने लगा और मुंह फुलाते हुए बोला, मास्टर आपके हस्बैंड को ज्यादा ही कठोर है। उन्होंने मेरा हाथ दबा दिया। अगर मेरा हाथ टूट गया तो मैं आपके लिए डिज़ाइन कैसे बनाऊंगा और आपके ऑर्डर कैसे फॉलो करूंगा? मैं आपका प्यारा असिस्टेंट हूँ। ये सुनकर अनाया नामी सिर हिलाती है। वही चाली की हरकत देखकर हर्षवर्धन को भी सर पीटने का मन कर रहा था। उसने इतना बच्चों जैसा इंसान कभी नहीं देखा था। लेकिन फिर भी चाली खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बोला, वैसे आप मेरे मास्टर के हस्बैंड हैं। इसका मतलब आप मेरे भी बॉस हुई है। मैं चली हूँ मास्टर का असिस्टेंट कम दोस्त, या फिर कह सकते हैं छोटा भाई, और मैं मास्टर के पेपेलोन ब्रांड का इंचार्ज भी हूँ। जे मास्टर ने खुद मुझे डिजाइनिंग सिखाई। इतना बोलकर वह मुस्कुराने लगा। वही चाली की बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गई। भला वह इतनी बड़ी लग्जरियस ब्रांड को कैसे नहीं जानता? वह अपनी आंखें बड़ी करते हुए अनाया की ओर देखता है, जैसे पूछना चाहता हूँ, बीवी क्या ये सच है? वही अनाया भी अपना सिर पीटना चाहती थी। उसे नहीं लगा था कि चाली इतना बड़बोला निकलेगा। अनाया के चेहरे के पर क्वेश्चन देखकर हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, इसका मतलब इतनी बड़ी लग्जरियस ब्रांड मेरी बीवी की है। वही यह सुनकर चाली को भी समझ आ गया कि उसने अपने मास्टर का भांडा फोड़ दिया। वह माफी मांगते हुए बोला, सॉरी मास्टर, मुझे नहीं पता था कि बॉस को इसके बारे में नहीं पता। वैसे भी अब तक उसको पता चल गया। आप इतनी मशहूर डिजाइनर पेपेलोन हैं, तो छुपाने से क्या फ़ायदा? वैसे भी अपने खुद उनके लिए कपड़े डिज़ाइन किए हैं और उसे स्टिच किया है। ये सुनकर हर्षवर्धन की नज़रें भी पीछे के रखे हुए बॉक्स पर गई। हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोला, बीवी सच में क्या तुमने ये कपड़े मेरे लिए डिज़ाइन किए हैं? चाली एक साइड आवाज में बोला, बिल्कुल मास्टर, खुद डिज़ाइन किया है। मास्टर तो कई बार रॉयल किंग को भी मना कर चुकी है। वह बस अपने मूड के हिसाब से कपड़े डिज़ाइन करती है। लेकिन पिछली बार मास्टर ने खुद अपनी मर्जी से बॉस के लिए कपड़े डिज़ाइन किए। वही ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह सच में अंदर से खुश हो रहा था। अब अनाया को गुस्सा आ रहा था। उसने चाली को घूरते हुए कहा, बॉस बस बहुत हुआ, सभी कपड़े यहाँ रखो और तुम अब जाओ, आगे का मैं देख लूंगी। ये सुनकर चाली मायूस हो गया। लेकिन तभी अनाया बोली, अगली बार मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगी। चाली भी वहां से अपने लोगों के साथ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद हर्षवर्धन अनाया को अपनी बाहों में करते हुए कहा, तारानकन, इसका मतलब मेरी बीवी ने खुद मेरे लिए ये सब कुछ डिज़ाइन करवाया है। चलो मैं भी देखता हूँ इसमें क्या है। क्या कंपनी में आगे आएगा कोई नई मुसीबत? और क्या दुश्मन जो पकड़ा गया था उसे मरवाने वाला इंसान कैसा है? क्या वो आएगा वक्त पर सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।